नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर विनी शर्मा और आपके पास लेकर आई है सहलग्नता की नीति, एजेंडा निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। प्रिय विद्यार्थियों, हम विभिन्न उपागम में नव उदारवादी उपागम पढ़ रहे थे और नव उदारवादी उपागम में हमने विल्सन का आदर्शवाद पढ़ा और प्रारंभिक चरणों में के प्रमुख उदारवादी विचारक हमने पढ़े। उसके उपरांत नव उदारवादी विचारकों का हमने विश्लेषण किया और रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ एस नाई का जटिल परस्पर निर्भरता सिद्धांत भी हमने पढ़ा, जिसमें उसने कहा कि हमें सिर्फ एक ही तत्व नहीं, एक ही शक्ति राज्य जो है मात्र शक्ति के तत्व पर ही आधारित सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आधार पर हम सहयोगात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सहलग्नता की नीति के बारे में चर्चा करेंगे, एजेंडा निर्धारण क्या होता है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सहलग्नता की नीति क्या होती है इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने कहा है कि सहलग्नता की नीति का तात्पर्य है कि ऐसी सैन्य शक्ति जिस पर सभी शक्तियां जिसमें शामिल होती है वह सहलग्नता की नीति यानी कि सामरिक नीति कहलाती है। यथार्थवादियों ने सैन्य और सामरिक क्षमता को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। वे यह मानकर चलते हैं कि जो राज्य सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली है वह अन्य सभी मामलों में भी ऊंचे उठे हुए हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई राज्य, कोई देश, कोई राष्ट्र सैनिक दृष्टि से मजबूत है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह हर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी मजबूत होगा, पर ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी। आर्थिक मुद्दे हों या सांस्कृतिक या पर्यावरण से जुड़े मामले, शक्तिशाली देशों की इच्छा इन सभी क्षेत्रों में दूसरों पर शासन करने की रहती है। सहलग्नता की नीति इसी को कहते हैं, अर्थात प्रधानता सिर्फ किसकी रहेगी? सिर्फ सैन्य शक्ति की ही प्रधानता रहेगी। ये सभी शक्तियां इसमें शामिल हो जाती हैं। ऐसा विद्वान कहते हैं कि सैन्य शक्ति के अंतर्गत ही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी शक्तियां शामिल हो जाती हैं। कोहेन और नाई यथार्थवादियों की इस दलील से सहमत नहीं थे, बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने आर्थिक शक्ति के महत्व को तो वे जरूर स्वीकार करते हैं क्योंकि धन प्रतिमोच्य है, अर्थात दौलत के माध्यम से आप दुनिया की आर्थिक नीतियों पर छा जाने की क्षमता रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से यथार्थवादी यह कहते हैं कि सैन्य क्षमता ही सर्वोपरि है, जिस देश के पास, जिस राष्ट्र के पास सैन्य शक्ति अत्यधिक है उसके पास सारी शक्तियां उसी सैन्य शक्ति में ही सारी शक्तियां शामिल हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, कोहेन और नाई कहते हैं कि यथार्थवादी यह गलत दलील देते हैं, लेकिन उनकी यह दलील कि सैन्य शक्ति में ही आर्थिक शक्ति निहित है इसको कहीं ना कहीं वो स्वीकार भी करते हैं। कौन स्वीकार करते हैं? कोहेन और नाई। उनका कहना यह है कि आर्थिक शक्ति मजबूत होगी तभी तो हम सैन्य क्षमता को और अधिक प्रबल और मजबूत बना सकते हैं। जब हमारे पास धन होगा, हमारे पास पूंजी होगी, तभी हम सैन्य संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसको धन प्रतिमोच्य का नाम दिया है कि धन ही सबसे सर्वोपरि है। इसके अलावा भी प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार, शिपिंग, तेल संपदा ये सब आर्थिक ताकतों से जुड़े हुए मामले हैं। धन के बदले आप इन सभी चीजों को हासिल कर सकते हैं, मतलब पैसे से हम ये सभी चीजें खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसी को प्रतिमोच्य कहा गया है, मतलब प्रधान कहा गया है कि धन ही सबसे अधिक प्रधान है, प्रतिमोच्य है, सबसे ऊपर है। परंतु सैनिक या राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली हो जाने का शेष सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली हो जाना नहीं है। कोहेन और नाई कहते हैं कि मात्र सेना में ही, सैनिक शक्ति में ही, आणविक और शस्त्रों में की बढ़ोतरी के माध्यम से ही हम अपने आप को प्रबल नहीं कर सकते हैं। हमें राजनीतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली हो जाना चाहिए। लेकिन यथार्थवादी कहते हैं कि अगर हमारे पास सैन्य शक्ति अत्यधिक है तो हम हर क्षेत्र में प्रबल हैं और मजबूत हैं। कोहेन और नाई इसको अस्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई राज्य सैनिक दृष्टि से मजबूत है तो इसका अर्थ नहीं कि वह घरेलू या व्यापारिक कंपनियों को इस बात के लिए मजबूत कर सकता है वह व्यापार करना बंद कर दे या अपने आर्थिक हितों की बलि दे दे। विश्व
विश्व राजनीति कोई सीवनहीन वस्त्र नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सीवनहीन वस्त्र नहीं है कि जिसे सिला ही नहीं जा सकता, अर्थात कोई दो देशों में किसी प्रकार का द्वंद्व है, प्रतिस्पर्धा है या कोई मनमुटाव है, तो ऐसा नहीं है कि उनके मनमुटाव को दूर नहीं किया जा सकता, उनके द्वंद्व को दूर नहीं किया जा सकता। कोहेन और नाई कहते हैं कि उसमें बहुत सारे पैबंद और गांठें होती हैं। पैबंद और गांठों से क्या तात्पर्य है? कोहेन और नाई कहते हैं पैबंद और गांठों से अर्थ है विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाले वो बहुत से कारक हैं। वह केवल राज्यों के द्वारा ही प्रभावित नहीं होते हैं और बहुत से विविध कारक भी हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, विविध क्षेत्रीय संगठन जैसे कि यूरोपीय यूनियन, अन्य गैर सरकारी संगठन NGOs वगैरह इत्यादि हैं जो पैबंद और गांठों का कार्य करती हैं। कहने का तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों यह है कि विश्व राजनीति कोई सीवनहीन वस्त्र नहीं है, अर्थात विश्व में जो राष्ट्र हैं उनमें आपस में हो रहे द्वंद्व, युद्ध या किसी प्रकार के मनमुटाव को हम दूर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है बहुत सारे पैबंद और गांठें, मतलब बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन है जिनके माध्यम से हम उन पर पैबंद लगा सकते हैं और गांठों से उसे जोड़ सकते हैं, मतलब उन पर हम उसको सिल सकते हैं या उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, समाधान कर सकते हैं और एक नई व्यवस्था वापस से शुरू कर सकते हैं। इन सब संगठनों का नाम गिनाकर कोहेन और नाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनकी मान्यता है कि इनके माध्यम से राज्यों के बीच लाभदायक रिश्ते कायम हो सके हैं। उनका कोहेन और नाई का कहना यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से उन्होंने यह विचार आकर्षित करने के लिए बताया है कि इन संगठनों के माध्यम से हम किसी भी दूसरे अन्य देशों के प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना जरूरी है इसका परिचय हाल में घटित कुछ घटनाओं से हमें मिल सकता है। सारी दुनिया पर छाए वित्तीय संकट से निपटने के लिए नवंबर 2008 में सभी प्रमुख देशों के नेताओं और अर्थशास्त्रियों को वाशिंगटन यानी अमेरिका में इकट्ठा होना पड़ा और विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यह कहा, वित्तीय संकट की समस्या रातों रात सुलझ नहीं सकती, सहयोग और दृढ़ निश्चय से ही इस समस्या का सुलझाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और सम्मेलन में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं की भी भागीदारी रही। अर्थात कोई भी संकट आता है विश्व में तो उसको हम सहयोगात्मक दृष्टि से आपसी मेल जोल के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं और तुरंत में वो समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। इस संदर्भ में हम वर्तमान महामारी कोरोना वायरस की, कोविड-19 की महामारी को भी हम देख सकते हैं, जिस बीमारी का इलाज किसी एक देश, एक व्यक्ति, एक राज्य के पास नहीं, संपूर्ण विश्व के पास है। वह अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से इसका इलाज या इसका समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है। भारत के संदर्भ में चीन के वादे प्राय असत्य साबित हुए हैं। फिर भी 2013 में चीनी प्रधानमंत्री ली केंगछियांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यह भरोसा जताया कि भारत और चीन की समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं गलवान घाटी पर किस प्रकार से तनाव हुआ। अब बात आती है एजेंडा निर्धारण। एजेंडा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एजेंडे का तात्पर्य यह है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समाज किन मुद्दों को लेकर के आपसी सहयोग और सद्भावना की बात करता है। परंपरागत राजनेताओं की कार्यसूची में सिर्फ सामाजिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन, राजनीतिक विषयों को ही वरीयता दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है प्रिय विद्यार्थियों कि राजनीतिक नेता, कौन से राजनीतिक नेता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक नेता या राजनेता रहे हैं, विभिन्न राष्ट्रों के राजनेता रहे हैं, उनकी कार्यसूची अर्थात उनके एजेंडे में सिर्फ 2 ही 3 चीजें रही हैं, वो है सामाजिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन बनाए रखना और राजनीतिक विषयों को महत्ता
देना। उन्होंने अन्य मुद्दों पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, उन्हें गौण बनाए रखा अर्थात नगण्य बनाए रखा, शून्य में उसे रखा। वे बराबर इसी विचार में लगे रहे कि शक्ति का अर्जन कैसे किया जाए, किस प्रकार से हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाया जाए, किस प्रकार से शक्ति को एकत्रित किया जाए, चाहे उसके लिए हम साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को हम अपनाएं। उन्होंने अपनी विदेश नीति के संचालन में सदा धमकाने वाली भाषा का ही प्रयोग किया। ऐसा परंपरागत राजनेताओं ने अपनी कार्यसूची में अपने एजेंडे में स्थापित किया। परंतु 1970 के दशक में से जो बदलाव आए उससे परंपरागत शक्ति संतुलन बिगड़ गया। अब पेट्रोलियम या तेल उत्पादन करने वाले राज्यों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल और तेल की वरीयता बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग धंधे तेल पर ही आधारित होने लगे, इसलिए तेल की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी होती गई। वे तेल की कीमतें बढ़ाकर इसी तरह के कई और दबाव डालकर अपनी मांगे मनवा सकने की स्थिति में थे। इसलिए उन देशों को जो भारी मात्रा में तेल का उपभोग करते हैं, अपना एजेंडा बदलना पड़ा, अर्थात अपना कार्यक्रम, अपना कार्य योजना उन्हें परिवर्तित करनी पड़ी। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने एजेंडे में परिवर्तन करना पड़ा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एजेंडा बदल गया। उसकी कार्यसूची में राजनीतिक सामाजिक मुद्दों के स्थान पर आर्थिक विषयों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। मुद्रा संबंधी नीतियां, व्यापारिक शर्तें, पेट्रोलियम, खाद्यान्न और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अब ये सब विषय राज्य की कार्यसूची का हिस्सा बन गए। इन सब बातों से कोहेन और नाई ने ये निष्कर्ष निकाला कि विश्व राजनीति अब बहुत जटिल हो गई है। विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाले कर्ताओं और मुद्दों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए बल प्रयोग की उपयोगिता में गिरावट आई है, अर्थात शक्ति में गिरावट आई है, जिसने घरेलू और विदेश नीति को धुंधला कर दिया है और राज्यों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई है और एजेंडे में बदलाव आ गया है। और ये सब चीजें उन्हें समझना आसान नहीं है। कोहेन और नाई का ये कहना है कि जिस प्रकार से समय परिवर्तित हुआ है कि प्रारंभ में पारंपरिक राजनेताओं ने शक्ति को ही सर्वोच्च माना, धीरे धीरे करके उनके एजेंडे में परिवर्तन आया, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जब इन चीजों में होने लगी तो एजेंडे में, उनके कार्यक्रम में, उनके इन्हीं सभी योजनाओं में परिवर्तन होने लगा और मुद्रा संबंधी नीतियां, व्यापारिक शर्तें, पेट्रोलियम, खाद्यान्न और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सभी विषय अपनी कार्यसूची में उन्हें शामिल करने पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि आज पूरा विश्व मात्र सिर्फ शक्ति पर ही आधारित नहीं है, उसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो। हर एक मुद्दे पर उनको अपने आप को आगे बढ़ा के रखना है। इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यूएनओ है, विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, WHO है, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इस प्रकार के यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची में आते हैं। और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में यथार्थवादी विचारक, विशेष रूप से मार्केंथाउ, यह कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विश्व शांति की स्थापना में सहायक बन सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से यथार्थवादी विचारक राज्यों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को गौण मानते हैं। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्ता को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया है। ये लेखक तो शक्ति द्वारा राष्ट्रीय हित के प्रसार की ही बातें करते हैं। उनके राजदर्शन में केवल राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति संघर्ष की प्रधानता को ही देखने को मिलती है। यथार्थवादियों के अनुसार विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका सिर्फ परिधीय है या नाम मात्र की होकर रह गई है। यथार्थवादी कहते हैं कि विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका से परिधीय है, नाम मात्र की है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वैश्विक मामलों में या वैश्विक समझौतों में या वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने में कोई भूमिका नहीं है। कोहेन और नाई चूंकि ये मानकर चलते हैं कि राज्यों का एजेंडा बदल चुका है, इसलिए वे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को लेकर बड़े आशावादी हैं। कोहेन और नाई ने कहा है कि राज्य आपस में अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते हैं। उनकी मध्यस्थता के लिए अर्थात
पैबंद और गांठें जिन्हें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी भूमिका ही अत्यधिक अनिवार्य है। प्रिय विद्यार्थियों, उनके अनुसार अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह तय करने लगे हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने बहुत से तथ्य रेखांकित कर रहे हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों पर चिंता व्यक्त की गई और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विकसित देशों की गतिविधियों ने पर्यावरण पर ज्यादा दबाव डाला है और विकसित व विकासशील देशों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 में हुआ। उसमें भी अमेरिकी प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि वे दुनिया में भोजन की कमी न होने दें। ऐसे ही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श के लिए 1975 में आयोजन किया गया एक सम्मेलन का, जिसमें तीसरी दुनिया के गरीब देशों की आर्थिक स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया। तो इससे क्या हमें पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि बहुत से जो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के द्वारा जो भी सम्मेलन आयोजित किए गए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ही मद्देनजर रखा गया और समाधान निकालने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार के विस्तार को बढ़ावा देता है ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके और विश्व के देशों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके, आर्थिक व्यवस्था को उच्चतर किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय वित्त की कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं होती है, क्योंकि अब प्रबंधन का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, इसलिए इस विश्व का कहीं भी निवेश किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो भी निर्णय करेगा पूरे विश्व को वैश्विक दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय करेगा, नीतियों का निर्धारण करेगा और उन सभी नीतियों का निर्धारण हम राष्ट्रों को उसका पालन करना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास हो सकता है और वित्त को कहीं भी निवेश किया जा सकता है। किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ निवेश किया जा सकता है, ऐसा कोहेन और नाइक कहते हैं। संचार, उत्पादन, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम यह निकला कि विकसित और विकासशील देश एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील हुए। इससे गरीब और छोटे देशों की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कोहेन और नाइक का कि इन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जो अल्प विकसित देश है और जो विकासशील देश है और जो विकसित देश है वो आपस में एक दूसरे के साथ संवेदनशील होते हुए एक दूसरे का सहयोग देते हुए गरीब और छोटे देशों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, आर्थिक उन्नति का कार्य कर रहे हैं। यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, जहां सभी सदस्यों का केवल एक ही मत होता है, चाहे कोई राष्ट्र बड़ा हो या छोटा। महासभा उन्हें एक समान स्तर पर रखती है, एक राज्य का एक वोट होता है और इसी सिद्धांत पर वे संचालित होती है। छोटे और शक्तिहीन देश आपस में गठजोड़ करके महासभा पर दबाव डाल सकते हैं, इससे उनकी मांगों को बल भी मिलता है। संक्षेप में हम यही कहना चाहेंगे कि आपसी निर्भरता विश्व राजनीति की एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा प्रभावशाली अब यह दृष्टिकोण बन चुका है कि राज्यों की आपसी निर्भरता, परस्पर निर्भरता उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देती है, सहयोग को तोड़ती नहीं है, जबकि आगे से आगे सहयोग बनता चला जाता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ सहयोग करता है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो, चाहे अल्प विकसित राष्ट्र हो, चाहे विकासशील राष्ट्र हो, आपस में एक दूसरे के साथ संवेदनशील होते हुए एक दूसरे के देशों में पूंजी का निवेश करते हुए अपने आर्थिक विकास के लिए प्रबल रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने क्या समझने का प्रयास किया? हमने सही समझने का प्रयास किया कि सहलग्नता की नीति क्या होती है, सामरिक नीति क्या होती है, एजेंडा निर्धारण क्या होता है वैश्विक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है, ये हमें कोहेन और नाइक ने समझाने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो हमने समझा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। सहलग्नता की नीति से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई सीवनहीन वस्त्र नहीं है, किस प्रकार से समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पैबंद और गांठें किसे कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एजेंडा निर्धारण से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इन प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को बार बार सुनिए और समझिए और इसका उत्तर लिखिए। अगर इनके उत्तर आपको नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। और इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।